नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हो गई हूं। कोशिश करती हूं अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए कि आप तक एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता प्रस्तुत कर सकूं। और इसीलिए आज की स्ट्रेट टॉक में विषय है महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों से संबंधित। कई जगह ये दावा किया जा रहा है, बल्कि कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो खुद ही एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, यानी कि चुनावी धांधली की बात इन मीडिया रिपोर्ट्स में की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया है और विपक्ष जो है महाराष्ट्र का, महाविकास आघाड़ी, वो भी अब चुनावी धांधली की बात खुलकर कर रहा है। संजय राउत का भी स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने इनकार किया है कि वो इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमें, यानी कि कांग्रेस को, भारत जोड़ो यात्रा के पैमाने पर जो है बैलेट पेपर से वोटिंग को लेकर अब ये इस तरह से कोई मोर्चा शुरू करना पड़ेगा, कोई अभियान जो है चलाना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सब दावों, इन्हीं सब आरोपों के साथ और हमारी स्ट्रेट टॉक के सवालों के साथ भी। तो महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली, हालांकि झारखंड के चुनाव में धांधली नहीं है, ये सवाल जो है बीजेपी और महायुति के जो भी घटक दल हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन जवाब में महाविकास आघाड़ी कह रही है कि यही तो पैटर्न है जिसको समझने की ज़रूरत है कि आप हरियाणा ले लेते हो, जम्मू कश्मीर दे देते हो, आप झारखंड दे देते हो, महाराष्ट्र ले लेते हो, और इसी तरीके का जो पैटर्न है वो चुनाव में दिख रहा है। ये सीधा सीधा एक गंभीर आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग, खास करके चुनाव आयोग पर महाविकास आघाड़ी के दलों का सामने आया है। हमारे कुछ सवाल आज के और कुछ तथ्य भी हैं जो कि हम अपने दर्शकों के लिए विशेष रूप से लेकर आए हैं, ढूंढ कर और तलाश कर लाए हैं। ये तथ्य हम चाहते हैं कि एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाएं। आज के जो सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के, कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी और गंभीर धांधली की बात हो रही है। लगभग 90 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि विधानसभाओं पर जो है ईवीएम से छेड़छाड़ के गंभीर सबूत की बात इन दावों में कही जा रही है। शोलापुर में एक जगह है अक्कलकोट, यहाँ पर बूथ क्रमांक 270 पर इस तरह के दावे हो रहे हैं। जो उम्मीदवार है, बहुत ही छोटी सी पार्टी कहा जाता है कि राष्ट्रीय समाज पक्ष के ये उम्मीदवार है, उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने तो खुद को वोट दिया, उस वोट को भी काउंट नहीं दिखाया जा रहा है, मुझे 0 वोट दिखाया गया है। तो आखिर उनके इस गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है? एक और सीट है मुंबई के दहिसर की बात आई है, यहाँ पर मनसे के उम्मीदवार है, उन्होंने आरोप लगाया है, कहा है कि मेरे परिवार में तो 4 लोग हैं, लेकिन मुझे जो वोट पड़े दिखाए गए हैं वो तो सिर्फ 2 वोट दिखाए गए हैं। तो या तो मेरी माता, या तो मेरी पत्नी, या तो मेरी बेटी, इनमें से किसी ने, 2 ने मुझे वोट ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल हैं बहुत गंभीर हो जाते हैं और कई सीटों पर इस तरह की जो है डिस्क्रिपेंसीज की बात निकल कर आई है। 5,04,313 अतिरिक्त वोट कहाँ से आए? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए जा रहे हैं। तो क्रेडिबल कितने ये एलिगेशंस हैं, ये जो फैक्ट्स हैं? कुल मतदान, कुल मतगणना, लाखों का फर्क क्या हो सकता है? चुनाव आयोग इस पर क्या कहेगा? रिस्पांस अब तक जो चुनाव आयोग का है वो स्पष्ट रूप से नहीं आया है। लेकिन हमारे साथ जो आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं और उनके साथ इन आरोपों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, बिलाल सब्जवारी जी, और वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला भी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। बिलाल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और क्योंकि स्ट्रेट टॉक सीधी बात, इसी पर हम यकीन रखते हैं, अपने दर्शकों तक भी एक सीधी स्पष्ट बात पहुंचाना चाहते हैं कि तमाम सवाल और तमाम तथ्य जो मैंने कोशिश की है कि अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए, उनके सामने रखूं। बिलाल सर, आपके पास क्या कुछ इससे भी कुछ जो है सीरियस फैक्ट्स अवेलेबल है? मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे दर्शकों के सामने उनको आप प्रस्तुत करें, उसके बाद आप इन आरोपों को या फिर जो है दावों को किस तरह से देखते हैं? देखिए नेहा, अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये जो विषय बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। जहां तक फैक्ट्स का सवाल है, जहां तक नए फैक्ट्स का सवाल है, फैक्ट्स सारे पब्लिक डोमेन में मौजूद है। कुछ फैक्ट्स आपने भी रखे और ये फैक्ट्स महाराष्ट्र चुनाव के बाद निरंतर बाहर आ रहे हैं। सवाल आज ये है कि ये जो तर्क और वितर्क का जो झगड़ा है वो चुनाव आयोग और
अब और राजनीतिक पार्टियों के बीच में है या उन लोगों के बीच में है जिन्होंने चुनाव लड़ा और जिनका ये दावा है कि उनको अब उनके ही अपने वोट नहीं मिले। आज सवाल बड़ा है कि आज क्या देश के अंदर चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज इस पर आके सवाल खड़ा हो गया जहां पर चुनाव आयोग की स्पष्टता या चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है। इसको लेकर काफी समय से देश के अंदर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। बहुत सारी PIL डाली जा रही थी। लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। लोग बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। लोग बार बार चुनाव आयोग के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पे धरनों पे उतरे हुए थे। बहुत सारे धरने देश में हम देख चुके हैं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से धरने देख चुके हैं। लेकिन जो देश की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको उस स्तर पर समझने को तैयार नहीं, जितनी गंभीरता से वो आज बात कर रही है। जब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, तो ये इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट है, या कह सकते हैं कि ये परिस्थिति में बिल्कुल एक बदलाव का संकेत दे रहा है कि जब कोई राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख इस विषय को अपने चुनावी एजेंडे पे ले लेता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी खुद समय समय पर इस पर सवाल खड़े करते आई है और खुद इस बात को लेकर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस पर ईवीएम पे सवाल उठाए। अब जो बुनियादी मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग से जो स्पष्ट रूप से ये मांग की जा रही है कि वो जो फॉर्म 17C की जो सी में जो उन्हें डाटा दिया जाता है, वो डाटा और जो चुनाव आयोग इलेक्शन के टाइम डिक्लेयर करता है उसका मिसमैच है। जी, क्यों मिसमैच है, उस पर सारा सवाल आके टेक गया है। और इसी वजह से इस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में बड़ी चोट खाने के बाद, बड़ा नुकसान उठाने के बाद अब इस निर्णय पर पहुंची है कि यकीनन ये बहुत गंभीर मसला है। अगर इसको हल नहीं किया गया तो विपक्षी पार्टी इसी तरह चुनाव हारती रहेंगी, लोकतंत्र इसी तरह भ्रम में जीता रहेगा, लोकतंत्र इसी तरह उठता रहेगा और लोकतंत्र के अंदर वोटों पर इसी तरह डाका डाला जाता रहेगा। तो अब आके कांग्रेस की आंखें खुली हैं और उन्होंने हालांकि बहुत देर कर दी। ये मामला 2019 से पेंडिंग है, 2019 से पेंडिंग है जब इस तरह के मसले आए थे। और 2024 के चुनाव के अंदर जहां 79 सीटों पर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है, उन्होंने प्रकला प्रभाकर ने इस पे पूरा एक रिसर्च पेपर दिया था। उन्होंने कहा था 79 सीटों पर जो डाटा दिया गया था वो और जितना दिखाया गया उसमें पूरी तरह मिसमैच है। उन्होंने पूरा एक रिसर्च पेपर तैयार करके रखा था जो बहुत सीरियस था और गंभीर था। कांग्रेस पार्टी को तुरंत ही उस मुद्दे को अपने संज्ञान में लेना चाहिए था, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन देखिए, सुधार तब होता है जब आदमी बहुत ज्यादा चोट खा लेता है। कांग्रेस इतनी ज्यादा चोट खा चुकी है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो ईवीएम के इश्यू पर आई है। हो सकता है अब कोई नया रास्ता खुले या हो सकता है अब कोई नई दिशा पकड़े, कांग्रेस इस पर कोई आंदोलन करे। लेकिन ईवीएम के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को जातीय जनगणना के विषय को भी देश के सामने रखना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नीच सरकार पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल बना रही है, उसको काउंटर करने के लिए भी जातीय जनगणना जैसे विषय को भी अपने एजेंडे पे लेकर उस पर भी न्याय यात्रा की बात करनी चाहिए। जी, लेकिन इन आरोपों के काउंटर में जो बात कही जाती है कि आपने जम्मू कश्मीर जब जीता तब आप कुछ इस तरह से रोना नहीं रोते हो ईवीएम से छेड़छाड़ का, जब आप झारखंड जीतते हो तब इस तरह का रोना नहीं रोते हो, तो क्या ये जो काउंटर है इसमें कितना दम है? देखिए, झारखंड कोई कांग्रेस नहीं जीती है, झारखंड जेएमएम जीती है, हेमंत सोरेन जीते हैं। कांग्रेस वहां एक सेकंड पार्टनर है। लेकिन देश की जो मुख्य राजनीतिक पार्टी है वो महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरी तरह परास्त हुई, हरियाणा में जिस तरह से पूरी तरह परास्त हुई, और वहां पर भी इस तरह के सवाल उठे थे। तो सवाल ये है कि यहाँ पर हार जाते हो तो तब क्यों नहीं उठाते, यहाँ पर जीत जाते हो तो तब क्यों नहीं उठाते। ये सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग से जो बार बार विपक्षी पार्टी बात कर रही है कि फॉर्म सी का डाटा वो मैच क्यों नहीं कराते उस डाटा से जो वो शो करते हैं बाद में जीत का। तो वो फॉर्म 17 का डाटा वो ओरिजिनल डाटा होता है जिसके माध्यम से आपको पता लगता है कि ईवीएम में टोटल इतना प्रतिशत वोट पड़ा या किस कैंडिडेट को इतना वोट पड़ा। और जब वोटिंग खुलती है या जब
रिजल्ट आते हैं तो उसमें मिसमैच होता है, तो ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है तो उसको मैच कराए और अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को स्पष्टता से जनता के बीच में लेके जाए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन हो। चुनाव आयोग बेसिकली स्पष्टीकरण के मूड में नहीं है। देश के अंदर एक भ्रम का माहौल बना हुआ है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से लोगों के साथ छला गया, लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उस पर लेकर तो चुनाव आयोग को खुद आना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए कि हम आप जो फॉर्म 17 का डाटा है उसको हम मैच कराने के तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। और चुनाव आयोग इससे पहले जब हरियाणा के नतीजे आए थे तब भी उस पर चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया था, जब बात 99% बैटरी चार्ज ईवीएम की उठ रही थी और चुनाव आयोग ने किस तरह से जो सफाई पेश की थी। हालांकि वो सफाई कितनों को समझ में आई और उस आरोप को कितना जो वो काउंटर कर पाई, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। एक छोटा सा ब्रेक, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे, अपने कुछ और सवालों को समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है, महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहा है कि जो कुछ सबूत उम्मीदवार लेकर आ रहे हैं कि क्या मैंने खुद को भी वोट नहीं डाला। एक ऐसे सबूत भी हैं जो कि शोलापुर में एक उम्मीदवार है, उन्होंने यहाँ चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, और एक मुंबई की सीट है उस पर भी एक सबूत है। इसके अलावा और भी कई अन्य सबूत हैं उम्मीदवारों से जुड़े हुए, जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मिसमैच चुनाव आयोग के आंकड़ों में है और उसको गंभीरता से चुनाव आयोग नहीं ले रहा है। ये भी एलिगेशन, सीरियस एलिगेशन चुनाव आयोग की कार्यशैली पर खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। महाराष्ट्र क्या एक ऐसा प्रदेश दिखने लगा है जहां पर चुनावी धांधली के जो आरोप हैं अब क्रेडेंशियल एविडेंस के साथ उम्मीदवार आ रहे हैं। इससे पहले इस तरह के दावे या फिर जो वीडियो मैसेजेस है वो शायद अब तक नहीं आ सके थे, या फिर आए हैं तो वो शायद क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव में या फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में या हरियाणा के चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस हारी, इसके बाद भी क्लेम तो हुआ लेकिन कुछ क्रेडेंशियल जो क्रेडिबल एविडेंस होने चाहिए थे वो पार्टियों ने नहीं सामने रखे थे। अजय सर। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, इसी तरीके से शिकायतें की गई थी जो है वहां पर मध्य प्रदेश में भी, और इसी तरीके की शिकायतें छत्तीसगढ़ में भी की गई थी। ऐसा नहीं है। और हरियाणा में तो पूरे सबूत, ज्यादा पुख्ता सबूतों के साथ में दिया गया कि पूरे दिन ईवीएम का इस्तेमाल होने के बाद में, 3 दिन बंद रहने के बाद में, फिर खोलने पर भी 99% कैसे चार्ज है ईवीएम, तो ये दिए गए, नंबर समेत दिए गए, सीटों समेत दिए गए। बावजूद इसके उन पर जवाब नहीं देता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग आपकी शिकायतों को सुनता ही नहीं, उस पर जांच ही कराने को तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है, कानून यह कहता है कि आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपका आरोप है तो उस पर जांच होगी। जांच से पता चलेगा कि आरोप कितना सही है, कितना गलत है। जांच ही नहीं कराते हैं। आप बताइए ना, कहीं पे जांच कराई हो? सीधे सीधे बस जजमेंट सुना देते हैं। तो साहब, चुनाव आयोग वह काम कर ही नहीं रहा है जिसके लिए वो है। वो ना तो चुनाव करा पाता है कायदे से, ना चुनावी मशीनरी को सही से रख पाता है, ना चुनाव के दौरान पैसा, रुपया और दूसरे गलत संसाधन जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको रोक पाता है। वो सिर्फ लकीर पीटता है। जहां प्रत्याशी की तरफ से या और दूसरे लोगों की तरफ से शिकायत आ गई कि इस जगह देखिए पैसा है, इस जगह ये है, वहीं पहुंच जाता है। अपनी तरफ से उसका कुछ नहीं होता है जी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग सिर्फ एक सफेद हाथी बन के रह गया है। यदि इसी तरह की मशीनरी से चुनाव होना है तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी ही यदि सब कुछ तय कर रहा है और वहां का स्थानीय प्रशासन सब कुछ तय कर रहा है, तो फिर चुनाव आयोग की क्यों जरूरत है? फिर तो वो कर लेगा। और सबको यदि अदालत ही जाना है, सब कुछ करना है, तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत क्यों? पर अजय सर, सुप्रीम कोर्ट भी तो इससे इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कौन साफ सुथरी है? सुप्रीम कोर्ट के तो हम जजमेंट भी देख लीजिए, चाहे जिस मामले में देख लीजिए। और इसको तो मैं नहीं कह रहा हूं, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि वो जजमेंट जो है भगवान से पूछ के ले रहे थे। हो सकता है अल्लाह से पूछ के लेते तो जजमेंट कुछ और होता,
हो सकता है यदि न्याय के मानदंडों पर लेते तो जजमेंट कुछ और होता। तो तमाम सारी चीजें, तो जजमेंट हो कहां रहे हैं? आप देखिए, चुनाव आयोग ने या सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने भी कोई आज तक ऐसा जवाब दिया है कि जिसको लेकर के हर कोई संतुष्ट हो। आप स्थिति आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आप हार जाते हैं तो आप चिल्लाने लगते हैं और जीत जाते हैं तो चुप रहते हैं। भाई आपको हम दे रहे हैं, जहां गड़बड़ होगी वहीं बताएंगे ना। यदि हम 3 लोग बैठे हैं, एक जगह गड़बड़ होगी, 2 जगह सही है तो हम कहेंगे, जो 2 लोग हैं वो कहेंगे हाँ ठीक है, एक आदमी कहेगा नहीं साहब ये गड़बड़ है, तो उसकी बात सुनिए ना। सुप्रीम कोर्ट तो इसीलिए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट, हम भी नहीं कहते विपक्ष की भूमिका अदा करे, निष्पक्ष भूमिका तो अदा करे। वो पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, वो तो सत्ता पक्ष के चारण करते नजर आता है, यानी उसके चरणों में पड़ा हुआ नजर आता है। खुद आप देखिए, चंडीगढ़ में चुनाव लूटा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि यह तो लोकतंत्र की हत्या है, और उसके बाद आज हम आप बैठे हैं, साल भर हो रहा है, आप बताइए उस अनिल मसीह पर क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई जिसने गड़बड़ की? क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? एक सिंगल एक्शन बता दीजिए तो आप कहेंगे नहीं हुआ। तो फिर आपने क्या वहां पे उपदेश देने के लिए बैठे थे? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो साहब आप उपदेश देंगे बस। इस देश के अंदर सारी संस्थाओं में जो राहुल गांधी कहते हैं कि कब्जा कर लिया, आज सत्ता के चोर बैठे, आज बैठे हुए हैं वह लोग जो वोट की चोरी करते हैं, जो मशीनों में गड़बड़ करते हैं, जो पूरी चुनावी मशीनरी और सबको ग्रैब कर चुके हैं, जिन्होंने तमाम संस्थाओं के जरिए तमाम तरह के गलत प्रयास किए हैं। जब उनको जरूरत होता है तो आप देखिए, आप 1 मिनट छोटा सा उदाहरण देखिए, जिस दिन वोट पड़ना था झारखंड में, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले एकदम से ईडी के छापे पड़ने लगते हैं, सीबीआई के छापे पड़ने लगते हैं, और किन पर पड़ते हैं? जो जेएमएम के सपोर्टर होते हैं। और उसके बाद में आज जब हम बैठे, रिजल्ट निकल चुका है, तो आप बताइए मुझे, एक भी किसी भी जिसके यहां छापा पड़ा या जिसके यहां और हुआ, क्या किसी पर कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही जी। क्यों? इसकी वजह साफ है कि उस समय एकदम से छापे मार के आप सबको परेशानी में ला देते हैं कि जो लोग विपक्ष के लोगों के साथ में हैं, वो बेचारे अपने आप को बचाने में, एविडेंस देने में और सब चीजों में परेशान हो जाए, चुनाव से वो दूर हो जाए। इसी तरीके से हरियाणा में हुआ था। पानीपत में जो प्रत्याशी था छोकर कांग्रेस पार्टी का, उसको और उसके परिवार को गिरफ्तार करने का ऑर्डर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने दिया, और कहा कि 2 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर लीजिए। 5 अक्टूबर को चुनाव था जी। अब आप एक चीज सोचिए कि चुनाव के पहले पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाएगा, उसका 3 सीटों पर प्रभाव था, नतीजतन वो और उसके बच्चे अपने को बचाते घूमते रहे, और पूरा पानीपत कांग्रेस हार गई। आप याद कर लीजिए, सोनीपत सीट से, कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं गोहाना सोनीपत। स्थिति यह है, वहां से जो प्रत्याशी था पवार, सुरेंद्र पवार, उसको किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, 5 महीने बंद रखा जाता है। हाई कोर्ट यह कहता है कि इसकी गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है। और उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से परेशान किया गया, कैसे क्या क्या किया गया, नतीजतन कांग्रेस अपनी उन मजबूत सीटों पे भी हार गई। तो मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये इस तरह से करते हैं, और ये तो 1-2 उदाहरण, ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। कन्नौज का आपको याद होगा, इत्तेफाक से पहले नाम के कंफ्यूजन में भाजपा वाले के यहाँ ही मार दिया था छापा, वहां से कितने 100 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, 250 करोड़ से ऊपर का था। और उसके बाद में उसे पैसे को जब पता चला गलती हो गई तो उसे जस्टिफाई कर दिया उस पैसे को, और फिर उसके
बाद में दूसरे के यहाँ मारा, जैन के यहाँ। जी। तो इससे आप समझ सकते हैं ये लोग सिर्फ टारगेट करते हैं इस आधार पर कि कौन चुनाव में फाइनेंशियली मदद कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। और किसी केस में आज तक यह नहीं आया कि वहां पैसा गड़बड़ था। आपको एक और उदाहरण बता दूं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था, उसी वक्त में धीरेन्द्र प्रसाद साहू जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के झारखंड से, उनके घर छापा पड़ता है जिनका 104 साल पुराना शराब का कारोबार। जी। आप सोचिए, और कहते हैं इतना रुपया बरामद हो गया, इतना बरामद हो गया। यदि बरामद हो गया तो आज तक बताइए धीरेन्द्र प्रसाद साहू गिरफ्तार हुए, उनका परिवार कोई गिरफ्तार हुआ, कुछ हुआ? अरे शराब का जो जितना बड़ा उनका काम था, सारा कैश में ही शराब में कोई भी खरीदता है जी, कैश में ही खरीदी जाती है। नतीजतन वो पैसा आता है, जमा होता है, फिर एक साथ बैंक खुद आता है वहां पर से ले जाता है जिसको बैंक का। तो सरकारी बैंक में सारे रिकॉर्ड मौजूद थे। जितना पैसा बरामद किया उससे 4 गुना का वो इनकम टैक्स देते हैं जी। अब कोई जवाब नहीं था। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, चुनाव प्रभावित करा देते हैं, नुकसान कराते हैं और कुछ नहीं होता। आज तक बताइए धीरेन्द्र प्रसाद साहू पे कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई जी। ये सबूत है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं और उसके बाद समझने की कोशिश करूंगी कि महाराष्ट्र से जो ये अब आरोप निकल रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि इन आरोपों से भी चुनाव आयोग क्या है इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएगी या फिर उसको अब जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति अगर हम अन्य प्रदेशों को देखें तो थोड़ी हटकर यहाँ पर राजनीति देखने को मिलती है। हालांकि जो नतीजे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रभाव जो है वो कम ज़रूर हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और दर्शकों को लेकर चलते हैं बिलाल जी के पास। बिलाल जी, कथित रूप से ये नतीजे जो हैं वो लूटे गए हैं क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं उनके जरिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति जैसी रही है, क्या आपको लगता है कि इस राजनीति में ये जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर, इन गंभीर सवालों का समाधान या उत्तर मिल सकेगा या इस दिशा में कुछ सक्रियता चुनाव आयोग की दिख सकेगी? देखिए, अभी अजय जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ की गई, किस तरह से गड़बड़ियाँ की गई, किस मंशा से गड़बड़ी की गई और उस मंशा के पीछे राजनीतिक ताकतों ने किस तरह से व्यवस्था का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र तो एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ है जहां बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है। अब आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें जी, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने संरक्षण में चुनावों का संचालन करे और जब चुनाव चल रहे होते हैं तो उस समय जो प्रशासन होता है वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 9 उपचुनाव के अंदर इस तरह से पुलिस वाले रिवॉल्वर की नोक पर लोगों को धमका रहे थे, किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे, किस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे, किस तरह से धमकी दे रहे थे, किस तरह से गाली गलौज कर रहे थे। और चुनाव आयोग ने कुछ लोगों को सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, चुनाव आयोग ने जिन लोगों को सस्पेंड किया है उससे चुनाव की निष्पक्षता तय नहीं होती। उससे तो यह तय होता है कि चुनाव आयोग को शिकायतें की गई, तब चुनाव आयोग ने उस पर अपना संज्ञान लिया। निष्पक्षता चुनाव की तब मानी जाती कि जितने समय में पुलिस ने अवरोध पैदा किया 3 घंटे का चुनाव के अंदर, और जहां लोगों को वोट डालने नहीं दिए गए, बैरिकेटिंग लगा दी गई और पूरे मोहल्ले के अंदर मार्च कर दिया गया। उस अवरोध के चलते जो वोटिंग प्रतिशत विपक्ष के लोगों को गिरा है, उसके चलते उन्हें चुनाव दोबारा संपन्न कराना चाहिए था या फिर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देना चाहिए था जो वोटिंग के अंदर अवरोध हुआ। तभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होता। आपने एक पक्ष का अवरोध पैदा करके वोटिंग गिरा दिया और फिर कह रहे हैं आप चुनाव जीत गए। तो आपका ये जो फैसला था लोगों को सस्पेंड करने का, मेरी नजर में अधूरा फैसला है जी। आपका सही फैसला तब होता या तो आप उसी दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा देते, क्योंकि 3 घंटे में आपने अवरोध पैदा किया है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया और दूसरी तरफ से लोग वोट पड़ रहे थे।
जी तो ये अधूरा फैसला है आपका, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं। और फिर चुनाव आयोग को सरकार से पूछना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं जो मेरे मेरे अधीन चुनाव होता है, प्रशासन मेरे अधीन होता है, ये सरकार की लॉयल्टी क्यों लॉयल क्यों बन रहे थे वो लोग, पुलिस वाले सरकार की लॉयल्टी क्यों शो करना चाह रहे थे? ये सवाल सीधे सीधे नोटिस के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछने चाहिए, डीआईजी से पूछने चाहिए, आईजी से पूछने चाहिए चुनाव आयोग को। जी जी तो बिल्कुल। डॉक्टर, जो बात अभी अजय जी कह रहे थे वही बात मैंने आपको पहले शॉट में भी कही थी कि आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो उसकी स्पष्टता की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अगर चुनाव आयोग अपनी स्पष्टता के साथ नहीं आता तो लोगों के अंदर एक रोष पैदा होता है, लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, लोग अपने तर्क को लेकर, लोग अपनी ग्रीवांसेस को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के पास तो पिछले 7, 8, 10 साल से जाई जा रहे हैं, फिर मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता तब इसका आउटफॉल ये होता है कि फिर एक देश के अंदर आंदोलन होता है, देश के अंदर एक क्रांति आती है, देश के अंदर परिवर्तन होते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि अब रखी जा रही है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस को इतने गंभीर मुद्दे को बहुत पहले टेकअप कर लेना चाहिए था, जिस तरह से सिविल सोसाइटी के लोग बार बार आगाह कर रहे थे, लेकिन देर आमद दुरुस्त आमद, फाइनली कांग्रेस ने इस इशू को अपने ऑफिस अपने टेकअप किया है, प्रायोरिटीज में रखा है। जी, कांग्रेस ने अध्यक्ष ने इसको ऑफिशियल इस पर एक अपना रुख जनता के सामने रखा है। हो सकता है उस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस पर एक न्याय यात्रा भी हो सकती है, लेकिन मैं चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन के साथ साथ विपक्षी दलों को यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव बना के चुनाव लड़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा घपला है। जब आप चुनाव को आर्टिफिशियल मोड पे ले जाते हैं, सेंटीमेंट पे लेके जाते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की, पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, तो आप सत्ता में बैठे हुए आप पूरे देश के अंदर 5-10 स्टेट के अंदर दंगे करा देंगे और फिर लोगों को कम्युनलाइज कर देंगे, पोलराइज कर देंगे, पोलराइज सांप्रदायिक बयानबाजी कर देंगे। प्रशासन आपके पास है, लोगों को गैल्वेनाइज करके ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ लेंगे। तो ये जो खतरा है एक कॉमनल एनवायरनमेंट में चुनाव होने का, एक देश एक साथ चुनाव का, यह भी बहुत बड़ा खतरा है। इस पर भी लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव कराने के लिए चुनाव का एनवायरनमेंट भी जरूरी है, एक नॉर्मल कंडीशन में हो, ना कि ध्रुवीकरण की कंडीशन में। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को जातीय जनगणना जैसी मांग को भी लेके ईवीएम मशीन के साथ देश में उतरना पड़ेगा, ताकि लोगों के अंदर इन पर दबाव बन सके, इनका कॉमनल नैरेटिव भी डिफ्यूज हो सके। बिल्कुल अजय सर, जैसा कि बिलाल जी ने कहा कि अब कांग्रेस जाकर जागी, जबकि इसको बहुत पहले जाग जाना चाहिए। चलिए, कांग्रेस जाग तो गई, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के दल भी एक साथ इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते आप देख पा रहे हैं? निकट भविष्य में ऐसा कुछ होता विपक्षी गठबंधन इंडिया में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर न्याय यात्रा कांग्रेस निकालेगी ईवीएम के खिलाफ या फिर बैलेट पेपर से वो चुनाव कराने के लिए, तो अन्य दलों का भी रुख स्पष्ट होगा, तभी पता चलेगा कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष चाहता है कि चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो, ना कि ईवीएम से हो। क्या इस तरह के एक मोर्चे की अब ज़रूरत आन पड़ी है, खास करके महाराष्ट्र चुनाव के बाद? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि 100 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वोट मिसमैच, पोल्ड और काउंटेड वोट्स में मिसमैच बताया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इससे देर नहीं कहूंगा कि ऐसी चीजों को समझने में तमाम चीजें टेक्निकल होती हैं, उनमें मैं अभी भी बहुत इस बात से सहमत नहीं हूं कि ईवीएम मशीन में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं बड़ा ईमानदारी से फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ है इसको लेकर के मैं अभी आज भी मैं बहुत सहमत नहीं। और यदि आप कहें पूरे हिंदुस्तान में जितने चुनाव हुए हैं उनका आप देख लीजिए आंकड़ा, किन सीटों पे गड़बड़ हुआ है, जिन सीटों पे बहुत छोटे मार्जिन रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन नहीं रहे। जहां बड़े मार्जिन रहे हैं वहां पर बहुत बड़ा ये खेल नहीं, क्योंकि यदि आप पूरी जगह देखिएगा तो 10 से 15% के वोटों का खेल हो रहा है। अब 10 से 15% वोट का खेल कैसे होता है इसको बताता हूं। आपने वोट डाला जिस मशीन पर,
वहां उस बूथ पर पीठासीन अधिकारी मेरा अपना है, मेरे एजेंट है, और जो दूसरी पार्टी के एजेंट हैं उनमें से यदि हमने एक आध मैनेज कर लिए तो जो जब आखिरी में जो है फॉर्म 17 भरा जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी मचती है। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जल्दी मचती तो जल्दी जल्दी उसको भरा जाता है, काउंट किया जाता है, और उसके बाद में लोग सिर पे सवार होते हैं, ऊपर से फोन आ रहे होते हैं, अभी तक तुम्हारा नहीं आया, अभी तक तुम्हारा नहीं आया। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी सबसे साइन कराए जाते हैं, कोई मिलान होता नहीं है असलियत में। तो यदि वो करके और जल्दी से करके भेजा जाता है, ऐसे में खेल क्या किया जाता है, जब पहले से चीजें सेट होती हैं, हमने जिस मशीन में वोट पड़ रहा है, हमने जो उसमें नंबर भरा मशीन का, वो नंबर कुछ और है, और कोई नहीं चेक करता है। हर मैंने 50 एजेंट से पूछ लिया, हर एजेंट से ये देखता है वोट उतने पड़े कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, और उसके बाद में साइन करता है, काम खत्म, चला गया। वहां है, यहां से तो चला गया, आपको लगा मशीन गई जमा होने जी। वहां क्या हुआ, ये मशीन की गाड़ी जो है आगे गई और कहीं और घूम गई, दूसरी मशीन की गाड़ी आई, उसमें पीठासीन अधिकारी बैठ गया और जाके जमा कराया है जी। वहां जाके जमा हो गए। जमा होने के बाद में जब वहां खोला गया थोड़ा बहुत, अच्छा काउंटिंग वाली जगह पे आपको वो ले नहीं जाया जाता है, मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वहां उनके आप उस पर निर्भर हैं। वहां थोड़ा सा शोर करिएगा तो वो आपको इस बात पे निकाल देंगे कि आप यहाँ न्यूसेंस कर रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग ने, और पहले नहीं ऐसा होता था, अब ये होने लगा है। उसका नतीजा है आप कुछ करवा नहीं पाएंगे, वो जो मशीन खोलेंगे वही होगा जी है। और इसको लेके क्या होता है कि आपने तमाम जगह देखा होगा, अचानक आधे घंटे के लिए चुनाव रुक गया, 1 घंटे के लिए रुक गया, और वो हुआ, और फिर जो काउंटिंग शुरू हुई तो जो हार रहा था वो जीतने लगा, और जो जीत रहा था वो हारने लगा। ये खेल असल में वो। तो आपको यदि आप जाइए, जब बैलेट पे चुनाव होता था तब भी कहा जाता था मत पेटियां लूट ली गई, मत पत्र लूट लिए गए, और बहुत कुछ हो गया। तो ये खेल बने रहेंगे। आपको अब लड़ाई इस तरह से लड़नी है। जो मेजर बात कही है बिलाल ने, मैं उससे सहमत हूं कि आपको जो ये कम्युनल खेल होता है, और ये कम्युनल खेल जिस तरह से होता है, ये इतना ज्यादा है कि मतलब चुनाव मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते मतदाता का दिमाग चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह के खेल होते हैं। इसका उदाहरण बता रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, एक ब्रेक लूंगी मैं, ब्रेक की मजबूरी है, छोटे से ब्रेक की मजबूरी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए और लौटेंगे तो अजय शुक्ला जो एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, और ये जो सवाल है इस पर चुनाव आयोग की जो सफाई है या फिर जवाब है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। अजय शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, आइए पहले उनकी जो बात अधूरी रह गई थी उनको सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल बिलाल जी के साथ। जी अजय सर। मैं ये बता रहा था, एक मेरे साथ में काम किया है लड़का, वो न्यूज एडिटर है दैनिक भास्कर में जी। वो एक जगह मतदान करने जा रहा था, और वो गैर जाट है, मत डालने जा रहा था, और वो कांग्रेस को वोट डालने जा रहा था। वो जब पहुंचा वहां तो अपनी जब पर्ची बनवा रहा था, उसी दौरान वहां पर जो है बाद में उसे पता चला कि वो बीजेपी के ही लोग थे। तो वो क्या कहते हैं, अब की बार आने दो सरकार, इन सबको ऐसे ऐसे सबक सिखाएंगे, ये जितते हैं। तो इस तरह से करके कि जाट जो है गैर जाट को ये कह रहा है। नतीजतन क्या हुआ, उसके घर के 5 वोट थे, वो 5 वोट जो वो कांग्रेस को देने जा रहा था वो उसने बीजेपी को डाल दिए। ये खौफ पैदा किया जाता है। इसी तरीके से मैं यही उदाहरण है। आपको याद होगा राजस्थान में चुनाव के वक्त में कन्हैया लाल की हत्या की जाती है जी, टेलर कन्हैया लाल की।
और उस हत्या में जिस तरह से दिखाया जाता है कि हाँ ये मुस्लिम ने ऐसे देखे विवत्स तरीके से, और बीजेपी ने उसको खूब बुनाया, इतनी नफरत से भर दिया गया। और अभी देखिए आप, हाई कोर्ट ने उसकी जमानत देते हुए क्या कहा कि एनआईए ने, जो नरेंद्र मोदी के अंडर है, उसने सबूत नहीं पेश किए। उसने कहा सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, दुनिया ने वो फुटेज देखा कि कैसे वो काट रहा है, मार रहा है, सब कुछ। अब आप बताइए, अदालत में एनआईए कह रहा है कि फुटेज ही नहीं अवेलेबल जी, और ये कह के वो जमानत पे आ जाता है। तो जो नफरत फैला के उस वक्त कर लेते हैं अपने ही कुछ लोग, और यह भी सामने आ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का था कार्यकर्ता, मुस्लिम मंच से जुड़ा हुआ था आरएसएस के। तो इससे आप समझिए इस तरह के भी खेल होते हैं, इस तरह नफरत फैलाने के लिए ये किए जाते हैं। ओवैसी से बयान दिलाए जाते हैं और ओवैसी से बयान दिला के एक वर्ग में नफरत पाई जाती है, और फिर हिंदू भी प्रतिक्रिया स्वरूप करता है, तो दोनों की प्रतिक्रिया होती है जी। और फिर उसका नुकसान स्वाभाविक सी बात है, जो अल्पसंख्यक है, समर्थक है, उसी का होगा। जो बहुसंख्यक के साथ है वो अपने आप फ्री का फायदा उठा लेगा। जी जी बिल्कुल। जिस पैटर्न का यहाँ पर जिक्र किया अजय शुक्ला जी ने, बिलाल सर, ऐसा प्रतीत होता है कि जो विपक्ष का मतदाता है वो या तो खौफ से प्रभावित हो जा रहा है, या फिर मुद्दों को लेकर इसमें किसी तरह की स्पष्टता भी नहीं है, इसकी भी कमी है। तो क्या ये विपक्ष की पॉलिटिक्स की बड़ी खामी नहीं मानी जाएगी? विपक्ष का मतदाता तो दिन पर दिन कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें दो राय नहीं जी। ये बात अलग है कि विपक्ष में राजनीतिक विभाजन जरूर हो सकता है कि कोई सी पार्टी अपना अलग कैंडिडेट लड़ा रही है, मायावती अलग लड़ा रही है, समाजवादी अलग लड़ा रही है। लेकिन अगर आप इन सभी राजनीतिक दलों के कैंडिडेट के नारे चुने, खासतौर से विपक्ष के इंडिविजुअल नारे, तो ये जो चुनाव लड़ते हैं ये राइट विंग फोर्सेस को डिफीट करने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका मत विभाजित जरूर हो सकता है, लेकिन वैचारिक रूप से उद्देश्य सबका एक ही है जी। तो इसीलिए विपक्ष के अंदर एकता की बात की जाती है ताकि उनका मत विभाजन ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करके अपने मत को तो कंसोलिडेट करती है और दूसरी पार्टी के मतों में को भी भ्रमित करके, पोलराइज करके उसका लास्ट मोमेंट पे एडवांटेज उठाना चाहती है। जी जी। कुल मिलकर अब स्थितियां बहुत स्पष्ट होती जा रही हैं। लोगों के अंदर जो भ्रम था वो बिल्कुल एक कंक्लूजन पे पहुंच गया है। आज लोकतंत्र के अंदर आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए, चलते फिरते आदमी से पूछ लीजिए, हर आदमी ईवीएम पर शक करता हुआ आपको बात करता नजर आएगा। कोई सा भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई सी भी सोशल मीडिया देख लीजिए, किसी भी संगठन की बात कर लीजिए, हर तरफ चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर ही चर्चा है। इसीलिए ये आने वाले समय में धीरे धीरे एक बड़ा नैरेटिव बनने जा रहा है और इस नैरेटिव को टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कानूनी एस्पेक्ट के साथ विपक्ष किस तरह से स्ट्रीमलाइन करता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि अब इसके बाद जिन राज्यों में चुनाव है, सबसे पहले बात दिल्ली की ही कर लेती हूँ। और जैसे छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगी मैं, दिल्ली में भी अब चुनाव जो है होने जा रहा है, कितनी तैयारी आपको लगता है कि विपक्ष इन सभी चिंताओं को देखते हुए करे, ताकि इस तरह की आशंकाएं जो है नतीजों के बाद जो है ज़्यादा गहराए ना, और अगर विपक्ष चाहता है कि उसकी सियासत लगातार यूं ही प्रभावी बनी रहे, क्योंकि खासकर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद तो ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका है। मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बनाया जाता है कि कोई संगठन या कोई वो कमजोर पड़ चुका है। कोई कमजोर नहीं पड़ चुका है, अपने अपने ढंग से हर कोई काम कर रहा है, पहली बात जी। दूसरी बात, यहाँ पर पार्टियों की तरफ से गड़बड़ी नहीं है। भारत के अंदर समस्या है कि हिंदुस्तान का आदमी बहुत बड़ा कायर और यहां बहुतायत में व्यक्ति कायर। देश की आजादी के वक्त से ले लीजिए, आज तक ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है वोट किसका जा रहा है, किसने किसको डाला, कहां गया, किसको गया, नहीं गया, कोई लेना देना। कितने लोग लोकतंत्र को समझते हैं कि लोकतंत्र से उन्हें कितना लाभ हो रहा है,
जी। कितने लोग समझते हैं कि संविधान से लाभ हो रहा है, वो यही देखता है मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं ये कर ले रहा हूं, मैं ऐश कर रहा हूं, या मैं किसी तरह खींचतान के कर ले रहा हूं, बस बस ज्यादा मत करो नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे, और वो नाराज हो गए तो ये नुकसान हो जाएगा। जी जी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसकी लड़ाई लड़ता ही नहीं। ऐसे में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी हो जाती है। जी। स्वाभाविक सी बात है, हर चीज की जरूरत है, जब जब वक्त के साथ में जरूरत, क्योंकि जी। कई बार कई चीजें परसेप्शन, भाई देखिए किसी भी चीज के जड़ में जाना जरूरी है, जांच नहीं होगी पता कैसे चलेगा क्या रोग है। बिल्कुल, छोटी सी रोग टिप्पणी तो में पता चलना चाहिए। बिल्कुल, बिलाल जी से भी ले लेती हूँ, समय समाप्त हो गया। बिलाल जी, इसीलिए आप शुरुआत से ही जोर दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा ली जाए तो सभी समस्याओं का समाधान, विपक्ष की जितनी चिंताएं हैं या फिर जनता की जितनी चिंताएं हैं और मुद्दे हैं, उनको भी एक नई दिशा मिल जाएगी। जी, मैं इसलिए जातीय जनगणना की बात कर रहा हूँ कि जातीय जनगणना एक ऐसा नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के नैरेटिव को डिफ्यूज करता है। जी। जहां तक ईवीएम का नैरेटिव है तो ईवीएम देश के अंदर चुनाव की निष्पक्षता को लेकर या चुनाव की पारदर्शिता को लेकर जो एक देश के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए उससे जोड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर जातीय जनगणना का नैरेटिव विपक्ष के लिए बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष ईवीएम के साथ जातीय जनगणना के नैरेटिव को साथ लेके चलती है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा पे भी दबाव बनाएगी, भाजपा की रणनीति पे भी दबाव बनाएगी और उनके ध्रुवीकरण के एजेंडे को भी एक तरह से दबाने में कामयाब होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। अजय शुक्ला सर आपका भी, बिलाल सर आपका भी, कि आपने वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो बेझिझक आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।